कहानी की शुरुआत में जूनियर नाम करके हम एक इंसान को देखते हैं। इस समय रोमानिया के अंदर कुछ इंसान ऐसे थे जो वैम्पायर बन चुके थे। यहाँ पर जो जूनियर था वो वैम्पायर के नाइट क्लब के अंदर जाता है कुछ काम के लिए। क्लब के अंदर जाने के बाद वो वैम्पायर के कुछ टीम से मिलता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जूनियर इन वैम्पायर्स को इंसानों का खून बेचने के लिए आया था। वैम्पायर जब इंसान के इस खून को चखते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और ये खून लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बदले में जूनियर को पैसे मिलते हैं और वो पैसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये जो वैम्पायर थे वो जूनियर के खून को ही पीने के बारे में सोचने लगते हैं। ये लोग ऐसा कर पाते उससे पहले ही यहाँ पर एक बेट आ जाता है जो वैम्पायर से भी खतरनाक होता है। वो सबसे पहले वैम्पायर को मारता है और उसके बाद जूनियर को भी मार करके जान से खत्म कर देता है। इसके बाद यहाँ पर सीन कट होता है और हमें न्यूज के जरिए ये बताया जाता है कि रोमानिया के अंदर ढेर सारे इंसान वैम्पायर बन चुके हैं और अब धीरे धीरे वैम्पायर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस दौरान खबर आ रही है कि वैम्पायर बेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर डेरिक को देखते हैं जो अपने बॉस से जाकर के मिलता है। उसका बॉस जिसका नाम गोवैक्स है वो डेरिक को यहाँ पर किसी काम के लिए बुलाया था। यहाँ पर वो डेरिक को बताता है कि कल रात में 2 वैम्पायर और एक इंसान मारे गए। ठीक उसी समय यहाँ पर क्लोच नाम करके एक और पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो डेरिक का पार्टनर है और इन दोनों को साथ में काम करना होगा। दरअसल गोवैक्स इन दोनों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज रहा था कि आखिर उन लोगों को किसने मारा है। डेरिक अपने बॉस से कहता है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ, मुझे जॉन की टीम की जरूरत है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम जेल के अंदर जॉन को देखते हैं जो एक इंसान के साथ फाइट कर रहा था। दरअसल जॉन वो इंसान है जो अपनी टीम के साथ मिल करके वैम्पायर हंटर का काम करता है। दरअसल उसने कुछ ज्यादा ही वैम्पायर्स का शिकार कर लिया था, इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया गया है। डेरिक आकर के जेल में उससे मिलता है और उसे बताता है कि अब वैम्पायर को मारने वाला कोई तीसरा आ चुका है। जब तक तुम बाहर थे तब तक तुम वैम्पायर्स का शिकार कर रहे थे, लेकिन अब कोई और आ गया है जो वैम्पायर और इंसान दोनों को मार रहा है, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है ताकि हम इन सबको बंद कर सकें। जॉन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मेरी बहन को भी जेल से बाहर निकालना होगा। डेरिक उसकी बात मान लेता है और उसकी बहन सलैथ को भी वो बाहर निकालता है। सलैथ भी अपने भाई की टीम में शामिल थी और वैम्पायर का शिकार करती थी। इसके बाद जॉन एक क्लब में जाता है केट नाम करके एक लड़की से मिलने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं केट नाम करके जो लड़की है वो जॉन की गर्लफ्रेंड है। जेल में जाने के बाद जॉन 2 सालों से अपनी गर्लफ्रेंड को संपर्क नहीं किया है, इसलिए वो भड़की हुई है। जॉन कहता है कि अगर मैं तुमसे संपर्क करता तो वे लोग तुम्हें ढूंढ लेते और तुम्हें भी मार देते, इसलिए मैंने जेल में से ना तो तुम्हें कॉल किया और ना ही मैसेज किया। खैर यहाँ पर जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को भी मना लेता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल करने के बाद यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर एक वैम्पायर आ जाता है जो जॉन को मारने की धमकी देने लगता है। शायद इन दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी है, लेकिन यहाँ पर डेरिक था जो इन दोनों को अलग करता है। जॉन इन सबको बाहर लेकर के आता है और अपने सारे हथियार के बारे में इन लोगों को बताता है। जॉन कहता है कि अगर किसी और हथियार का इस्तेमाल करोगे तो वैम्पायर नहीं मरेंगे, लेकिन अगर इस हथियार का इस्तेमाल करोगे तो वैम्पायर 100% मारे जाएंगे, क्योंकि इसमें सिल्वर और मर्क्यूरी है। इससे वैम्पायर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब जॉन अपनी पूरी टीम ले करके वैम्पायर के नाइट क्लब के अंदर जाता है। दरअसल ये लोग अंदर इसलिए आए थे क्योंकि ये लोग निकोलाई नाम करके एक इंसान से बात करना चाहते हैं। सॉरी, ये इंसान नहीं है बल्कि निकोलाई भी एक वैम्पायर है। यहाँ हम निकोलाई के पिता मंगेल को देखते हैं और जो डेरिक है वो इन्हीं से बात करने के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि मंगेल की उम्र 600 साल पुरानी हो चुकी है। उन्हें वैम्पायर्स के बारे में अच्छे से पता है। डेरिक बताता है कि कोई है जो इंसान और वैम्पायर्स दोनों को ही मार रहा है। अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो इससे तुम्हारी प्रजाति को भी नुकसान होगा और मुझे भी। इसके बाद मंगेल बताता है कि वो वैम्पायर से बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी सोचने समझने और काम करने की क्षमता वैम्पायर से 100 गुनी तेज होती है। उन्हें बैट कहा जाता है और उनकी भी हमसे बनती नहीं है। अगर तुम उन्हें हराना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तैयारी के साथ उनके कॉलोनी में जाना होगा। ये सब जानकारी हासिल करने के बाद जब जॉन अपनी टीम के साथ यहाँ से जाने लगता है उसी समय यहाँ पर ढेर सारे बैट आ जाते हैं। रात का समय था और रात के समय में ही सिर्फ बैट बाहर निकलते थे। ये बैट दिन में बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर दिन में बाहर निकलेंगे तो धूप की वजह से जल करके मारे जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी बैट थे उससे ये लोग फाइट करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। लेकिन इस दौरान ये लोग एक बैट का पीछा करते हुए काफी दूर तक आ जाते हैं और यहाँ
पर मुलाकात होती है इनकी अलेक्जेंडर से, जो कि बैट बन चुका है और इसी को हमने मूवी के शुरुआत में भी देखा था। अलेक्जेंडर निकोलाई का काफी अच्छा दोस्त है और वो उसकी हेल्प करना चाहता है। जॉन कहता है कि अगर तुम्हें जानना है कि बैट कहाँ पर गए हैं तो तुम्हें मेरे ऑफिस में चलना होगा। इसके बाद जॉन अपनी पूरी टीम को लेकर के अपने ऑफिस में जाता है। दरअसल जॉन ने इस ऑफिस को वैम्पायर हंटिंग के मकसद से बनाया था। जॉन ने अलेक्जेंडर को शूट करके उसके शरीर में एक चिप लगा दिया था, जिसकी वजह से अब इन्हें मालूम चल जाता है कि अलेक्जेंडर कहाँ पर गया है और इनकी कॉलोनी कहाँ पर है। ये सभी लोग पूरी तैयारी करके बैट के कॉलोनी की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि क्लोज किसी के पास कॉल करता है और सारी जानकारी उसे बता देता है। अगले दिन सुबह में पूरी टीम तैयार हो करके उस जगह पर जाती है जहाँ पर बैट की कॉलोनी है। ये लोग दिन में इसलिए जाते हैं क्योंकि दिन में ये काम करना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर के साइड में जब ये लोग देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि सभी बैट्स आराम से सो रहे थे, जिसके बाद सभी टीम मिल करके अलग अलग जगह पर डेटोनेटर सेट कर देती है। बॉम्ब को सेट करके ये लोग पूरे बिल्डिंग को ही उड़ाना चाहते थे। उसी समय निकोलाई के पास एक बैट आ जाता है। हालांकि जॉन उसे शूट करके मार तो देता है, लेकिन फायरिंग करने की वजह से सभी बैट उठ जाते हैं। बैट के हमला करने की वजह से निकोलाई के हाथ में जो बॉम्ब का बटन था वो नीचे गिर जाता है। वो जा करके दोबारा रिमोट को उठा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे बैट्स आ गए थे। उसी समय ये लोग गन से शूट करके सिर्फ एक बॉम्ब को फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैट थे वो मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर अलग अलग जगह पर ढेर सारे बैट थे, इसीलिए निकोलाई कहता है कि मैं जा करके वो रिमोट लेकर के आता हूँ। अब जैसे ही निकोलाई रिमोट लाने के लिए दोबारा जाता है, उसी समय यहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अलेक्जेंडर निकोलाई की हेल्प करना चाहता है। सभी बैट जा करके उसके ऊपर हमला करते हैं, उससे पहले ही अलेक्जेंडर रिमोट के बटन को दबा देता है। ये लोग भाग करके गेट के पास आते हैं, लेकिन क्लोज वैन के जरिए गेट को बंद करके रखा था। जिसके बाद ये लोग एक बॉम्ब के जरिए पूरे गेट को ही उड़ा देते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में निकोलाई की जो बहन थी उसने अपने शरीर को किसी से ढक करके नहीं रखा था। इसी वजह से जैसे ही वो धूप में निकलती है तो वो जल करके राख हो जाती है और यहाँ पर निकोलाई की बहन मारी जाती है। ठीक उसी समय बैट का एक शरीर जल करके कंकाल बाहर आकर के गिरता है। यहाँ पर जॉन क्लोज के ऊपर काफी गुस्से में था क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। इसके बाद डायरेक्ट उसे लेकर के अपने बॉस के पास जाता है और उसकी गलती के बारे में अपने बॉस को बताता है। उसका बॉस उन लोगों को यहाँ से भेज देता है और डायरेक्ट से बात करने के लिए उसे यहीं पर रोकता है। डायरेक्ट अपने बॉस को बताता है कि बैट की जनसंख्या वैम्पायर से भी काफी ज्यादा है, हमें उन सबको खत्म करना होगा वरना एक दिन सभी इंसान बैट और वैम्पायर बन जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एक बात नोटिस करता है कि उसका बॉस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इधर जॉन अपनी बहन के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि हमें चल करके वैम्पायर का शिकार करना होगा। वो बढ़ते चले जा रहे हैं और वैसे भी वैम्पायर का शिकार करना हमारा तो काम है। इसके बाद जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के वैम्पायर शिकार करने के लिए चला जाता है। इधर जो साइंटिस्ट था वो बैट के कंकाल के ऊपर रिसर्च कर रहा था। यहाँ डायरेक्ट भी अपने बॉस के साथ में था और उसी समय स्लैथ उसके पास कॉल करती है। वो बताती है कि मेरे भाई ने मुझे कुर्सी से बांध दिया है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वैम्पायर को मारने के लिए नाइट क्लब में गया है। तुम्हें फौरन जा करके उन्हें रोकना होगा वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं कि बैट की संख्या हम इंसानों से भी कहीं ज्यादा है। अगर उन्हें सही समय पर रोका नहीं गया तो रोमानिया के सारे इंसान वैम्पायर बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट था वो कुछ समय के बाद अपने बॉस के ऑफिस में चला जाता है और यहाँ पर उसे ब्लड सैंपल के बारे में मालूम चलता है जिसे मिला करके कुछ वायरस जैसा बनाया जा रहा था और इस वायरस को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि डायरेक्ट का बॉस है। इस ब्लड सैंपल के वायरस से ही ढेर सारे वैम्पायर बैट बन रहे हैं और ये सब कुछ कोवैक्स ही कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि रोमानिया के अंदर वैम्पायर और बैट की संख्या कम हो। वो उन वैम्पायर के जरिए रोमानिया के अंदर राज करना चाहता है क्योंकि वैम्पायर और बैट की वजह से सारे इंसान खौफ में हैं और कोवैक्स यही तो चाहता है। इस दौरान डायरेक्ट क्लोज के ऊपर हमला करके उससे गन छीन लेता है और यहाँ से भाग जाता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो वैम्पायर को मारने के लिए सीधा
क्लब के अंदर आ गया था और यहाँ पर उसकी मुलाकात निकोलाई से होती है। निकोलाई के साथ उसके और भी लोग थे जो जॉन को मारना चाहते थे, लेकिन जॉन अपने साथ बहुत सारे बॉम्ब लेकर के आया था और उसका रिमोट इस समय केट के हाथ में है। बॉम्ब फटा तो बहुत सारे वैम्पायर मारे जाएंगे और इसीलिए निकोलाई ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर डेरिक आ जाता है जो जॉन को रोकने लगता है। डेरिक कहता है कि गन को नीचे कर दो, अगर हमें बैट्स को हराना है तो वैम्पायर की हेल्प लेनी होगी, हम इनकी मदद से ही बैट को हरा सकते हैं। इसके बाद मामला शांत हो जाता है और डेरिक आ जाता है मंगेल से मिलने के लिए। मंगेल कहता है कि अगर हम साथ में मिलकर के काम करेंगे तो हमारे सारे वैम्पायर और तुम्हारे सारे इंसान बच सकते हैं। मंगेल कहता है कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह कहने के बाद वो अंदर चला जाता है और एक वैम्पायर लड़की को बाहर भेजता है। ये वैम्पायर लड़की कोई और नहीं बल्कि डेरिक की वाइफ है। इससे पहले भी डेरिक ने अपनी बीवी का जिक्र किया था लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। हालात कुछ ऐसे थे कि उसकी बीवी को वैम्पायर बनना ही पड़ गया और अब वैम्पायर बनने के बाद वो मंगेल के साथ में यहाँ पर छुप करके रह रही थी, क्योंकि अगर वो बाहर डेरिक के साथ में रहती तो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। यहाँ पर वो डेरिक से मिल करके काफी खुश थी और डेरिक भी उतना ही खुश था। उसकी वाइफ डेरिक से कहती है कि मैं तुम्हें यहीं पर ही मिलूंगी। यह कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब जब ये लोग बाहर आते हैं तब इन लोगों को मालूम चलता है कि बहुत सारे बैट बाहर आ चुके हैं और वो इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार रहे हैं। जॉन को अपनी बहन की फिक्र होने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी बहन को बांध करके आया है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि सलैत अपने आप को छुड़ा चुकी थी और यहाँ पर बैट्स भी आ चुके थे। बैट उसके ऊपर हमला करते उससे पहले ही वो अपने आप को अंदर बंद कर लेती है और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर जॉन भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। उसकी बहन उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी क्योंकि ऐसा करने से वो मारी भी जा सकती थी। इसके बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि रात के समय में ढेर सारे बैट्स बाहर निकले हुए हैं और इन लोगों को सिग्नल दिया जा रहा है। सिग्नल मिलने की वजह से ही वो सारे बैट्स और ज्यादा आक्रामक हो रहे थे। इन लोगों को उस लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है जहाँ पर सभी बैट्स को सिग्नल दिया जा रहा था। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात थी जिनको ये लोग मार देते हैं। उन सबको मारने के बाद ये लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद ये लोग एक कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। इन लोगों को वो सिस्टम मिल जाता है जहाँ से बैट्स को सिग्नल दिया जा रहा था, लेकिन उस सिग्नल को रोक पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। अब जॉन के दिमाग में एक प्लान आता है और उसके कहने पर सभी लोग ऊपर जा करके ढेर सारे बॉम्ब्स को बिछा देते हैं। ठीक इसी बिल्डिंग के अंदर डेरिक का बॉस कोवैक्स भी बैठा हुआ था। कोवैक्स कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन ये बैट्स अब नहीं रुकने वाले हैं। टेरेस के साइड में हम देखते हैं कि एक बैट आकर के केट के ऊपर हमला कर देता है और दूसरा वाला आकर के उसे उठा ले जाता है। जॉन बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खड़ा था लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा नहीं पाता है, उसकी मौत हो जाती है। इधर डेरिक अपने बॉस से पासवर्ड के बारे में पता कर रहा था ताकि उससे उस सिग्नल को रोका जा सके। कोवैक्स ने अपने पास गन छुपा करके रखा था। वो गन को निकालता है और उससे सलैत को शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से अब सलैत की धीरे धीरे मौत हो रही थी। उसे बचाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। हालांकि अभी भी एक ऑप्शन है जिससे उसे बचाया जा सकता है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल नहीं रहेगी, वो वैम्पायर बन जाएगी। उसे मरता हुआ देख करके जॉन निकोलाई से कहता है कि मेरी बहन को बचा लो। इसके बाद निकोलाई अपने शरीर को काट करके अपने खून को सलैत को पिला देता है। अब वो बन चुकी थी वैम्पायर और उसकी हालत में ढेर सुधार हो जाता है। वो पूरी तरीके से ठीक तो हो गई थी लेकिन अब वो एक इंसान नहीं रही बल्कि वो एक वैम्पायर बन चुकी है। कोवैक्स कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें पासवर्ड बताने वाला नहीं हूँ। उसी समय सलैत कोवैक्स के पास आकर के उसे काटने वाली थी लेकिन कोवैक्स कहता है कि रुक जाओ, मैं पासवर्ड के बारे में बताता हूँ। दरअसल कोवैक्स को वैम्पायर से नहीं बल्कि वैम्पायर बनने से डर लगता है। खैर पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही ट्रांसमीटर ऑन होता है तो सभी बैट्स को सिग्नल मिलने लगता है, यानी कि सिग्नल मिलने की वजह से अब सारे बैट्स कुछ ही समय में इस बिल्डिंग के ऊपर आने वाले हैं। अब जैसे कि इन लोगों ने टेरेस पर ढेर सारा बम सेट कर दिया है और सारे बम्स का जो रिमोट है वो कोवैक्स के हाथ में दे देते हैं ताकि जैसे ही बैट्स यहाँ पर आ जाएं तो रिमोट को दबा करके वो सारे बैट्स को मार दे। हालांकि ये काम करने से वो भी मारा जाएगा, ये बात कोवैक्स को पता है। जैसे ही क्लोच यहाँ पर आता है उसी समय एक बैट उसे उठा ले जाता है और कुछ समय के बाद बैट्स कोवैक्स के ऊपर हमला करते उससे पहले ही वो बम को फोड़ देता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के पास जितने भी बैट्स थे वो एक ही झटके में मारे जाते हैं। हालांकि सारे बैट्स अभी मारे नहीं गए हैं लेकिन फिर भी ये एक शुरुआत है। धीरे धीरे करके इसी तरीके से इन लोगों को सारे बैट्स को मारना होगा। खैर दोस्तों, इसी के साथ
ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।